नमस्कार मेरे दिल के छल्लो, कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जो 10वीं से 11वीं में आया है, यानी कि 10th to 11 शिफ्ट किया है। और आज की जो वीडियो है उसका मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने देखा होगा 10th के बहुत अच्छे बच्चे भी जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं वो 11th में आते आते काफ़ी कई बार डाउन हो जाते हैं पढ़ाई में। और ये ना तो पेरेंट्स को समझ में आता और ना टीचर्स को समझ में आता और ना बच्चे को समझ में आता। बड़ी खतरनाक स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। मैं कोचिंग चलाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा कोचिंग है अनुराग डे क्लासेस। और उस कोचिंग में जब बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, बच्चे बड़े कोचिंग से जाते हैं जो ब्रांडेड कोचिंग कह सकते हो आप उनको, जो बहुत ज़्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होते हैं, तो वो वहाँ जाते हैं पहले। और बाद में जब यूटी होते हैं स्कूल में, अब तो खैर स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बट एक बड़ी समस्या मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब स्कूल खुलते हैं और यूटी वगैरह होते हैं तो एक तरफ तो बच्चा एक बहुत बड़ी कोचिंग में आईआईटी या नीट की कोचिंग कर रहा होता है, तो पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है और बहुत अच्छा स्कोर करेगा, और 10th में वो कर भी चुका है, यानी कि बच्चा तो अच्छा है। और 11th में जब उसका यूटी होता है स्कूल में, तो पहले यूटी के बाद जब बच्चा उसमें अच्छे नंबर नहीं ला पाता, कई बार बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो बच्चे को झटका लगता है अंदर से। बच्चे को लगता है भाई ये क्या हो गया यार। उसको यकीन नहीं होता कि भाई तू अभी आसमान में था, अभी तू ज़मीन पे गिरा एकदम धड़ाम। लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करता है अंदर ही अंदर, और पेरेंट्स तक जाने से पहले वो कुछ सोच लेता है मुझे क्या बोलना है, तो वो सोचता है और वो बोलता है, पेरेंट्स को समझा लेता है। वो अपने पेरेंट्स समझ भी जाते हैं पहले यूटी के बाद। वो पेरेंट्स से कहता है कि पापा मम्मी इस बार मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ था कोचिंग में, ये नहीं हुआ था, और मैं अभी इसको मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ये तो मैं करता ही नहीं हूँ। इस तरह से एडजस्ट करके वो अपने पेरेंट्स को समझा देता है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स समझ भी जाते हैं इस बात को। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बात में जो कोचिंग वाले हैं, जो बड़ी कोचिंग चलाते हैं, उनको ये पता होता है कि ये होगा इसके साथ, तो पहले से ही बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो मैंने देखा है। क्योंकि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मुझसे इधर उधर की बात नहीं होती है। तो बच्चे 11th में आकर वीक क्यों हो जाते हैं? बच्चे 10th में हीरो और 11th में जीरो, ये आज का टॉपिक है मेरा। बच्चे 10th में हीरो और 11th में जीरो क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कोचिंग में कहा जाता है स्कूल की पढ़ाई बेकार है, स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान मत दो। और बच्चे को जो कोचिंग होती हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, कॉन्सेप्चुअल उनको समझ में कम आता है। जो 11th की पढ़ाई है या जो स्कूल की पढ़ाई होती है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती है। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर मल्टी और वो लॉन्ग आंसर सारे आते हैं। लेकिन जो कंपटीशन होती है वहाँ पर एमसीक्यू आता है। और आपने ये भी देखा होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चे होते हैं, अगर आप उनसे एक साल कोचिंग के बाद मिलोगे तो वो आंसर निकालने में बहुत फोकस करते हैं। मतलब आप उन्हें क्वेश्चन दोगे तो आंसर निकाल लेंगे फटाफट, पर उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं होती और बहुत शॉर्ट आंसर लिखते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है या 4 नंबर का है, तो उसको इतना छोटा लिखेंगे आंसर, उसका इतना छोटा सोल्यूशन करेंगे कि उसको उसमें 1 नंबर मिलेगा मुश्किल से। और उस बच्चे को ये समझ में नहीं आता है हो क्यों रहा है, मैं तो आंसर सही निकाल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो कोचिंग होती है, मैं उनके खिलाफ नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि कोचिंग की तैयारी अलग है और बोर्ड की तैयारी अलग है, यहाँ पर सिस्टम अलग है। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है 2021, इसमें इस गैप को कम करने की कोशिश भी करी गई है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, अब एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन अब वापस मुद्दे पर आते हैं कि जो बच्चा 10th में हीरो था और सारे घर में लड्डू बटे, बहुत खुशी मनाई गई, वो 11th में आते आते उसका पास होना भी मुश्किल हो जाता है, और वो बच्चा झूठ बोलने लगता है पेरेंट्स से भी। और वो कब तक एडजस्ट करेगा? वो सेकंड यूटी से ले फर्स्ट यूटी, सेकंड यूटी, फिर हाफ वेल्ड तक अपने पेरेंट्स को पटा लेता है, समझा लेता है कि मैं इसलिए पास नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं और फिर वो स्कूल कम कम कर देता है शुरू जाना। उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, वो छुट्टी करने लगता है बार बार। और उसका ये होता है कहना कि मैं कोचिंग की तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्कूल जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं स्कूलों की भी कमी है। कई केस में ऐसा देखा गया है कि जो स्कूल के टीचर हैं वो बच्चों को रोट करवाते हैं, या सिर्फ बुक में से टीचर आएगा या आएगी, खड़े होंगे, बुक्स से पूरा पढ़ते रहेंगे, बुक्स से ऐसे खोल के पढ़ते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और फिर घर से कह देंगे ये वाले क्वेश्चन करके लाना या ये वाली एक्सरसाइज करके लाना। और कई टीचर तो वो भी नहीं पढ़ाते, कई टीचर तो नोट्स दे देते हैं, पहले से उनके पास नोट्स होते हैं, किसी बच्चे की कॉपी की फोटोस्टेट या उनके अपने नोट्स या नेट से डाउनलोडेड नोट्स, वो दे देते हैं चैप्टर वाइज, लो भाई ये लो नोट्स ले लो, बच्चा खुश है उस टाइम। लेकिन बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती और धीरे धीरे बच्चा इंटरेस्ट लूज करने लगता है पढ़ाई से। इस बात को समझने की कोशिश करिए कितनी खतरी। इस वीडियो को आप टीचर भी देखें और बच्चे भी देखें, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। 8 साल हो गए दिल्ली एनसीआर के टॉप स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने बातें फील करी। यहाँ पर मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, इसमें पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं गलती है, बच्चे की भी है और टीचर की भी है और स्कूल की भी है, सारे सिस्टम की गलती है पूरा। अच्छा, अब क्यों होता है ऐसा, इसके रीजन पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए, पहला रीजन, 10th का सिलेबस जो होता है वो बहुत छोटा सिलेबस होता है। मतलब उसको बच्चा आराम से लास्ट के कुछ दिनों पढ़कर, दिनों बोल रहा हूँ, महीनों तो छोड़ो आप,
अगर 10th के सिलेबस को एक बच्चा पूरे मन से एक हफ्ता भी पढ़ ले, लास्ट में जब एग्जाम होने वाले हैं, तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो बच्चा 95 प्लस आराम से स्कोर कर सकता है, बशर्ते उसका लिखने का तरीका अच्छा हो। और अगर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, मान लो उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो बच्चा फिर भी 90 प्लस स्कोर कर लेगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि 10th का सिलेबस बहुत थोड़ा सा है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है। रिफ्लेक्शन बताया है लेकिन उसकी रीजन नहीं बताया, डेरिवेशन कोई है ही नहीं 10th में, सारे डेरिवेशन खत्म कर दिए हैं। और 10th में जो न्यूमेरिकल भी आते हैं फिजिक्स की अगर बात करें, तो दे आर बेसिकली डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, तो बच्चे को वहाँ लोड नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने आपको बताया कि बच्चा अगर लास्ट के 7 दिन भी पढ़ ले, 10 दिन पढ़ ले, तो 90 प्लस या 95 प्लस ला सकता है। स्मार्ट बच्चा 95 ले आएगा, थोड़ा लिखने में जो स्मार्ट बच्चा नहीं, मतलब राइटिंग वाइटिंग अच्छी नहीं, वो 90 प्लस ले आएगा। और पेरेंट्स तो 80% पे भी खुश हो जाते हैं। सीबीएसई में तो मार्क्स मतलब इस तरह बढ़ते हैं जैसे गुरुद्वारे में लंगर में खाना बनता है, मिलता है फ्री में। तो पेरेंट्स को जब पता चलता है कि मेरे बच्चे के 90% आ गए हैं, तो पेरेंट्स उस चीज़ को मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते और इतने खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं बच्चा हमारा कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और पेरेंट्स को तो ठीक है, पेरेंट्स को तो चलो मानते हैं, पेरेंट्स तो टीचिंग लाइन में नहीं है। जो वहाँ पर टीचर होते हैं स्कूल में, वो भी परसेंटेज देखकर बच्चों को एडमिशन देते हैं अपने स्कूल में। जैसे किसी बच्चे के नंबर 90 प्लस है तो उसको साइंस देंगे, 80 प्लस वालों को कॉमर्स देंगे, सबसे डाउन वालों को आर्ट साइड देंगे। ये सिस्टम सबसे गड़बड़ सिस्टम है यहाँ पर। मतलब मार्क्स को जो रटके बच्चे ने नंबर लाया है उसके बेस पर आप उसको स्ट्रीम दे रहे हो, उसका जबकि एप्टीट्यूड देखना चाहिए आपको। हो सकता है जिसके 60% आ रहे हो वो साइंटिफिक एप्टीट्यूड का बच्चा हो, उसको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता हो, उसको नई नई चीज़ें सीखने का मन हो, उसको मशीनें अच्छी लगती हो, उसको कोडिंग आती हो, उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट में अच्छा ना हो जिससे उसकी परसेंटेज कम हो गई हो, या उसकी मेमोरी पावर जिसको हम रटना भी कहते हैं वो कम हो। और दूसरी तरफ जो बच्चा 90 या 95 लाया है, या 96 लाया है, 98 लाया है, वो बच्चा हो सकता है उसमें साइंटिफिक टेम्पर बिल्कुल भी ना हो, उसको रटना पसंद हो, मेमोराइज पावर बहुत तेज हो उसकी, और वो सारी चीज़ रट के और सब उसने नंबर लिया है, राइटिंग अच्छी है उसकी, लिखने का स्टाइल अच्छा है। आपने देखा होगा जब जब 12th के मार्क्स आते हैं, मेरिट बनती है, तो जो टॉपर होते हैं जिनके 99-100% तक आते हैं, वो ज़्यादातर आर्ट स्ट्रीम से होते हैं बच्चे, और वो गर्ल्स होती हैं। इसके दो रीजन होते हैं, गर्ल्स आर्ट साइड ज़्यादा लेती हैं, ज़्यादा या मेडिकल स्ट्रीम लेती हैं, उसमें तो आर्ट साइड ज़्यादा लेती हैं साइंस में, आर्ट स्ट्रीम में, और उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, उनका लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, वो कॉपी को बहुत डेकोरेट करके लिखती है जिससे एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाता है एंड वो उनको अच्छे नंबर दे देता है। लेकिन उसके बाद जो 90-100% है, वो बच्चे कहाँ जाते हैं? या 10th के बच्चे को कहाँ जाते हैं? आपने कभी सोचा? हम स्कूल यहाँ तक तो बताता है कि बच्चा हमारा, उसके बाद उसने क्या किया फ्यूचर में। और जिस बच्चे को आप कॉमर्स दे रहे हो, आर्ट साइड दे रहे हो, उसके नंबर कम है, उस बच्चे को आपने कभी देखा ही नहीं। अब ये बच्चा बनना था साइंटिस्ट और इसको आपने कॉमर्स दे दी ज़बरदस्ती, ये वहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसके वहाँ नंबर इतने कम आए, 40% से 12th पास करी, फिर उसने बीबीए भी कर लिया, फिर उसको 15,000 रुपये की जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उस काम में है ही नहीं, उसकी पढ़ाई नहीं है वो जो उसका इंटरेस्ट था। लेकिन सोचिए इस 50-60% वाले बच्चे को, जिसके 10th में 60% आए थे, साइंटिफिक टेम्पर था, अगर इसको स्कूल बिना मार्क्स दिए, बिना मार्क्स देखे स्ट्रीम देता साइंस, और इसका ध्यान देता इसके ऊपर, टीचर्स को अच्छी तरह पढ़ाते, तो ये लड़का एक टॉप का साइंटिस्ट या इंजीनियर बनता और हमारे देश का नाम रोशन करता। इस बात को आप समझिए। मेरे पास ऐसे कई बच्चे पढ़ते हैं जिन्होंने आर्ट साइड ले रखी है, लेकिन उनका टेम्पर साइंस का लगता है मुझे। कई बच्चे मेरे पास साइंस वाले ऐसे लगते हैं जो मुझे लगता है आर्ट साइड में, कॉमर्स में अच्छा करते हैं लोग। देखो, स्ट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई स्ट्रीम छोटी है ना बड़ी है, हर स्ट्रीम अपने आप में भयंकर है, मतलब विराट है। आप आर्ट साइड, अगर आप हिस्ट्री की बात करो, हिस्ट्री एक आर्ट साइड का सब्जेक्ट है। मैं पहले सोचता था, मतलब मैं भी सोचता था, मैं एडमिट करता हूँ कि ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, आर्ट साइड वाले बच्चे तो बुद्धू होते हैं, मैं खुद सोचता था स्कूल टाइम में। लेकिन जब मैं टीचर बना, मैंने देखा यार आर्ट साइड तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत टिपिकल चीज़ है। हिस्ट्री को पढ़ना ही अपने आप में एक महासागर की तरह है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट तो अपने आप में बहुत डीप हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता। मेरा एक स्टूडेंट सुमित कुमार 3-4 साल पहले यहाँ से 12th करके गया, फिजिक्स में 95, टोटल परसेंटेज 96%। यहीं पर साहिबाबाद में एक स्कूल है स्वामी विवेकानंद, वहाँ का बच्चा था वो 3-4 बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, सारे टॉपर थे। वो सुमित एनडीए में जाना चाहता था, बहुत कम हाइट का था, बहुत कमज़ोर सा था, मुझे लगा नहीं जाएगा, लेकिन उसको जुनून था। और उसने 12th के बाद क्या किया, साइंस का एक टॉपर लड़के ने 12th के बाद SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, DU का टॉप कॉलेज में आता है, एडमिशन होना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर उसने एडमिशन लिया इकोनॉमिक्स में, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको बुलाया, क्या कर रहा है? सर नहीं, सर मुझे कुछ करना है, मुझे एनडीए में जाना है सर, मुझे इसकी तैयारी करनी है, एनडीए की मैं ज़्यादा लोड लेना चाहता हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट भी है, अगर मैं एनडीए में नहीं हो पाया तो इकोनॉमिक्स में कुछ बड़ा करूँगा सर मैं। मुझे उस पर ट्रस्ट था। उसने BA इकोनॉमिक्स किया, बहुत अच्छे नंबर आए, आज वो उसमें चला गया, एनडीए में सेलेक्ट हो गया दूसरे चांस में, एंड नाउ ही इज़ एन ऑफिसर इंडियन आर्मी। तो ये चीज़ें हैं, जब आप सही गाइडेंस मिलती है तो आप कुछ कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम रीजन डिस्कस कर रहे थे। एक तो स्कूल वाले गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पर, पहला कि बच्चे को मार्क्स देकर वो देते हैं। दूसरा, जब 11th में बच्चा आता है तो 11th में बच्चा शुरू में सोचता है कि 10th की तरह कर लूंगा मैं, उसको अंदाजा नहीं होता कि 10th से बहुत अलग है 11th, तो शुरू में पढ़ता नहीं है।
एक उसको इतना चढ़ा दिया जाता है ऊपर, इतनी सारी घर में उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बहुत चढ़ जाता है दिमाग से, उसको घमंड हो जाता है, मुझे भी हुआ था। और घमंड होने के बाद हालत ये होती है कि हाफ ईयरली में वो बच्चा फेल हो जाता है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल हाफ ईयरली एग्जाम तो लेंगे ना। तो 10th में तो इस बार एग्जाम ही नहीं हुए, इस बार तो एग्जाम नहीं हुए, जनरल प्रमोशन मिला है। तो जो 11th में बच्चे आए हैं, वो मुझसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हल्के से मत लेना, 11th को अभी से पढ़ना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से पढ़ना शुरू कर दो। हमारे चैनल पर जल्दी अब कोर्स शुरू होने वाला है 11th का नया फिजिक्स का, एंड आई विल ट्राई कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ इस बार। मुझे केमिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा आजकल। हालांकि मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो केमिस्ट्री से ही किया था, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, बट बाद में मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आया। तो 11th में जो 10th की तरह है, 10th की तरह मत लेना इसको, 10th की तरह मत लेना, बस ये बात समझ लेना आप। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, पर इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मैं दिल से बोलता हूँ। मैं कोई लिख के या पहले से स्क्रिप्ट बनाकर कुछ नहीं करता, ना मैं एडिटिंग करूँगा इस वीडियो की, डायरेक्ट डालूंगा। मुझसे, मैं टीचर हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। तो जो मुझे सीखा मैंने पूरे स्कूल में पढ़ाते के दौरान, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, और मैं खुद भी एक टॉपर रहा हूँ, उसको मिलाकर, स्कूल का एक्सपीरियंस मिलाकर ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको पूरी देखिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। तो 11th को बिल्कुल सीरियसली लेना है, शुरू से पढ़ना है। एनसीईआरटी को इग्नोर करना, एनसीईआरटी को इग्नोर करना, नो, कभी भी एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिए। सारे टीचर आपको ट्यूशन के कहेंगे मैक्सिमम 90% एनसीईआरटी मत पढ़ो। कोचिंग में तो एनसीईआरटी की मजाक उड़ाई जाएगी। आप, कई बच्चे तो एनसीईआरटी खरीदते भी नहीं है 2-2 साल तक। आप ऐसी गलती मत करना, एनसीईआरटी ले लेना, उसको उसकी लाइन लाइन पढ़ना, एक हाईलाइटर पेन ले लेना, हाईलाइटर पेन से लाइन पर लाइन खींच खींच कर पढ़ना उसको, उसके नोट्स बनाना। तो आप देखना कभी कोई दिक्कत नहीं है आपको, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, फिजिक्स की एनसीईआरटी अच्छी नहीं है, उसको पढ़ने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, लोड पड़ेगा, शुरू में आप फेंक भी सकते हो उसको। लेकिन जो केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी है, दे आर फैबुलस एंड दे आर बेसिकली नोट्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक। मतलब जो बायो और केमिस्ट्री की आपकी एनसीईआरटी है, वो नोट्स हैं पूरे, उनको एक बुक की शेप में आपको दिया गया है। केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी के बाद यू डोंट नीड टू परचेज एनी अदर बुक, आपको जरूरत नहीं है। मैंने कई बड़े बड़े मेडिकल कोचिंग जो बहुत फेमस है हमारे देश में, उनके नोट्स देखे बायो के, केमिस्ट्री के, दे आर जस्ट कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी। और ये बात सच है, आप किसी भी अच्छे टीचर से पूछना, जितने भी एग्जाम होते हैं, एनसीईआर जो नीट होता है, जेई होता है, या फिर आपका बोर्ड एग्जाम होता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा हूबहू एनसीईआरटी से आता है। तो ये बात आप ध्यान रखना अगर आप चाहते हो। हम रीजन डिस्कस कर रहे हैं क्यों बच्चे 10th में के बाद 11th में आने से गड़बड़ हो जाते हैं। नेक्स्ट रीजन जो शायद कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, 10th तक बच्चे के अंदर थोड़ा सा बचपना रहता है। लड़कों में तो बहुत ज़्यादा बड़प्पन नहीं आता, लड़कों के हार्मोन्स उतने नहीं होते। लड़कियां तो 9th से ही थोड़ी मैच्योर होने लगती हैं, लड़कियों का मैच्योर लेवल लड़कों से थोड़ा फास्ट चलता है। मैं यहाँ पर बेसिकली लड़कों की बात कर रहा हूँ। तो 10th तक तो होता है, बच्चा समझते हैं, मूछ वूछ नहीं आती, दाढ़ी वाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं आती। हाँ, आने लगते हैं सर, थोड़ा सा स्कूटी भगाना, ये करना, ऐसे चलना हो, थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन 11th में आता है तो भाई टेस्टोस्टेरोन बहुत बूस्ट करने लगता है, घूम, और अब थोड़ी आज़ादी मिलती है। अच्छा, 10वीं में नंबर अच्छे हैं तो बच्चे, पेरेंट्स सोचते हैं चलो भाई थोड़ी मोबाइल मिल जाता है, बाइक स्कूटी मिल जाती है, थोड़ा मतलब फ्रीनेस मिल जाती है, ट्यूशन बहुत सारे लग जाते हैं। 10th में एक ही मास्टर पढ़ा रहा था, एक मैडम पढ़ा रही थी, वही साइंस, वही हिंदी, वही इंग्लिश, और ज़्यादातर होम ट्यूशन बिल्कुल मत पढ़ा करो, बहुत खतरनाक है, पहले ही बता रहा हूँ। आपको अगर डैमेज करता है सबसे बड़ी चीज़ तो होम ट्यूशन करते हैं। 1% टीचर को छोड़ दो होम ट्यूशन के, कुछ बहुत अच्छे टीचर होते हैं होम ट्यूशन में भी, मिल जाते हैं किस्मत से। 1%, 99% होम ट्यूटर आपको बर्बाद करके जाएगा और बहुत सारे आपसे पैसे लेके जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जबकि सबको मना करता हूँ, लेकिन लोग झटका लगने के बाद ही समझते हैं। अच्छा, 11th में आया, आज़ादी मिली, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपोजिट लोगों के प्रति अट्रैक्शन, थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन का असर, हार्मोन का असर, थोड़ी आज़ादी मिल जाती है, मूंछ आने लगती है, और थोड़ा सा मतलब समझ गया हूँ मैं बहुत ओपन नहीं बोल सकता एज ए टीचर, क्योंकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, और एज ए टीचर एक गरिमा होती है टीचर की। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपोजिट लोगों के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हो, जिससे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। अगर उधर से पॉजिटिव सिग्नल आ जाए तो एक दीवानों जैसी हालत हो जाती है, और आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा कैसे दिखूँ, बार बार बाल सेट करना, दोनों जेंडर में, लड़कियाँ भी लड़के भी। लड़कियों में बहुत पहले शुरू हो जाता है, लड़कों में थोड़ा लेट शुरू होता है। और उसके अलावा उससे इतना टाइम वेस्ट होता है आपका कि आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हो, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिलेबस तो इतना भयंकर है कि आप सोच नहीं सकते, आपको उड़ा देगा वो सिलेबस। आपको लगेगा पढ़ लूंगा, लेकिन वो आप नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उतना खतरनाक सिलेबस। उसको तो आप डेली पढ़ोगे पहले दिन से, तब जाकर आप कर पाओगे। हैं, आप बोलोगे सर ये तो वही सर है, ये तो फिजिक्स वाले सर, अनुराग सर है, न्यूज़ देते हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं भाई, वो क्यों ठीक, एक टीचर के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, ठीक है। मुझे तो ऑलराउंडर कहते थे स्कूल में। तो ये जो है अट्रैक्शन, आप समझ जाओ, अट्रैक्शन टू अपोजिट जेंडर, मैं अपोजिट जेंडर, ये जो है भाई बहुत खतरनाक चीज़ है। ये बुरा नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये हो रहा है तो मतलब आप नॉर्मल हो, आपके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। अगर ये नहीं हो रहा है 11th में तो बहुत खतरनाक है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। फिर मतलब गड़बड़ है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है या हार्मोन नहीं बन रहे, तो है तो बहुत जबरदस्त चीज़।
यू शुड बी हैप्पी कि आप फिट हो, एकदम आप सही हो, नॉर्मल हो। पता है आपको बहुत सारे लोग नॉर्मल नहीं होते, लेकिन इसको कंट्रोल करना, इसको इमोशनल, आजकल इसका नाम रखा गया ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट। ये हार्मोन हमारी बॉडी में हबड़ तबड़ मचा देते हैं। और ये एडोलसेंस, टीनेज, एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, एडोलसेंस को साइकोलॉजी में कहा जाता है द स्टेट ऑफ स्टॉर्म, तूफान की अवस्था। इसमें दिमाग काम नहीं करता, इसमें बहुत हम एकदम इमोशनल हो जाते हैं, एकदम बहुत दयालु हो जाते हैं, एकदम बहुत गुस्सा आ जाता है हमें, आपको लोगों की हेल्प करने का मन करता है, खुद की हेल्प नहीं कर सकते आप, खुद आप माइजरेबल हो, दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, कोई हंस पड़ा आपकी तरफ ऐसे, यार भाई हंसी, भाई हंसी यार, घर पे आप बहुत ज़्यादा कपड़ों पे दियो वियो सब, मतलब आपका पूरा फोकस हट जाता है पढ़ाई से। और जब हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं तो बच्चा है तो फेल हो जाता है, उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं इन कंपैरिजन ऑफ 10th। पेरेंट्स को झटका लगता है, उसके बाद वो जागते हैं, फिर ट्यूशन ढूंढने जाते हैं, फिर बच्चे को झटका लगता है, अगर टाइम सही हुआ, उसका किस्मत सही हुई तो पढ़ने लगता है, नहीं तो बर्बाद हो जाता है। और फिर क्या होता है लास्ट में 11th के बाद उसको जब वो बच्चा नहीं कर पाता तो एक अंडरटेकिंग लेटर लिखवाते हैं स्कूल वाले कि हम बच्चे को निकाल देंगे अगर ये इस बार यूटी में पास नहीं हुआ, थोड़ा अगर करंट होता है बच्चे में, और जो बच्चा उनको लगता है बिल्कुल ही बेकार, उसको वो आर्ट साइड में, कॉमर्स में शिफ्ट कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा बच्चे का नुकसान होता है, क्योंकि उसने पूरे साल साइंस पढ़ी, जो भी पढ़ी, और फिर जब वो कॉमर्स में जाता है, आर्ट साइड में जाता है, तो स्कूल वालों को इससे मतलब नहीं होता कि उसका क्या होगा, उसने तो 11th की तो पढ़ाई करी नहीं है, 12th में उसको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे नहीं, बिकॉज उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको 11th जरूरी था। समझ रहे हो मेरी बात को, हैं? आगे सुनो भी। और वो बच्चा फिर 12th में स्ट्रगल करता है, हालांकि उसको कंपैरिजन इजी लगता है साइंस से, तो उसको लगता है हाँ। और कॉमर्स के और आर्ट साइड के बच्चे थोड़े मजेदार होते हैं, मतलब वो मस्ती मस्ती वाले ज़्यादा होते हैं, तो उसको अच्छा लगता है यार क्या सेक्शन है भाई, रंग बिरंगा, ये मज़ा आ गया। लेकिन उसने ये देखा कि वो इतना डाउनग्रेड हो गया। वो कहाँ जा रहा था, एक ट्रेन में वो बैठा, दिल्ली से देहरादून पहुँच गया, फिर वापस दिल्ली आया, फिर पटना गया, उल्टा हो गया ना सब कुछ। तो ये हमारे लिए अच्छी बात थोड़ी है कोई जो आप सोच रहे हो। ऐसे ही बहुत से बच्चे, और ऐसा कभी नहीं होता कि आर्ट्स से कॉमर्स से स्कूल साइंस में भेज देगी, ऐसा कभी नहीं होता। टीचर को पता होता है इस बच्चे में कैलिबर है, कर सकता है साइंस, पर कभी नहीं करेंगे भाई। खा खा के कसम बैठे हैं स्कूल प्रिंसिपल की, हमें तो बस रिजल्ट से मतलब है, हमें नहीं देने साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, हमें नहीं देने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, हमें नहीं देने सिंगर्स, हमें नहीं देने डांसर्स, हमें नहीं देने हिस्टोरियंस, हमें कुछ नहीं देना, हमें तो बस रिजल्ट चाहिए। तो ये स्कूल पूरे बिजनेस मॉडल पे चलते हैं मैक्सिमम स्कूल। पर कुछ प्रिंसिपल बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे मुझे जयपुरिया स्कूल है यहाँ पर, वो सही लगा। एक पांडे सर हैं, एल्कोहल इंटरनेशनल के डायरेक्टर बन गए, ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ दैट टाइम जब मैं उनसे मिला था, मैं वहाँ प्रैक्टिकल लेने गया था। तो अमेजिंग लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पर बहुत थोड़े से हैं, ज़्यादातर स्कूल बिजनेस मॉडल पे चल रहे हैं। तो ये स्थिति है। अच्छा, एक रीजन मैंने आपको अट्रैक्शन बताया कि, फिर मैंने आपको बताया था कि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते कि 11th में आकर कितना झटका लगेगा। और कोचिंग का मैंने बताया, कोचिंग आपका दिमाग को कर देता है कि ये कुछ नहीं है, स्कूल सब बेकार है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके स्कूल में टीचर कैसे भी हो, आपको पसंद ना हो तब भी आप उनसे पढ़िए, और कंपैरिजन मत करिए कोचिंग के टीचर का और स्कूल के टीचर का। स्कूल का टीचर एक बंधे बंधाए सिस्टम में काम करता है, वो बहुत आज़ाद नहीं होता, उसको स्कूल को एक रोल प्ले करना पड़ता है स्कूल में, उसकी सुनी नहीं जाती स्कूल में। अगर वो कुछ करना भी चाहेगा एक्सपेरिमेंट, उसको निकाल देंगे स्कूल वाले। स्कूल वाले ऐसे टीचर को लाइक करते हैं जो यस बॉस वाला टीचर हो, यस 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 मैम, यस बॉस, यस बॉस। उसको इससे मतलब नहीं होता कि वो कुछ अच्छा करे, अगर करेगा तो स्कूल उसको निकाल देगा वहाँ। अच्छे टीचर को स्कूल झेल नहीं सकता 99%। 1% स्कूल होंगे जो टीचर को आज़ादी देते होंगे, भाई अपने हिसाब से करो। अच्छा, स्कूलों में कभी साइंस कंपटीशन बहुत कम होती है तो नुगत्ते के मॉडल बनाते हैं बच्चे, मतलब एक इनोवेशन नहीं है हमारे स्कूलों में। तो भाई मेरा उद्देश्य आज ये नहीं है, वो कभी डिस्कस करूँगा मैं फिर कि स्कूलों में क्या गड़बड़ चल रही है। आज का जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि 10th से 11th में आने के बाद बच्चे के साथ गड़बड़ क्यों होती है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई। तो पहला पॉइंट था मेरा कि 10th से 11th में, एक तो 10th में नंबर सीबीएसई बहुत ज़्यादा देती है, इतने भर देती है कि बच्चे को खुद यकीन नहीं होता, भाई साले मेरे नंबर हैं, भाई मेरी मार्कशीट है क्या भाई, हाँ भाई तेरी है बेटा, तेरी है मम्मी मेरी मार्कशीट। बच्चे को यकीन नहीं होता मेरे नंबर इतने कैसे आ गए। दूसरा, बच्चा जब 11th में पहुंचता है तो वो हाफ ईयरली तक यकीन ही नहीं कर पाता कि सिलेबस कितना बड़ा, उसको वो नहीं होता फील, तो वो इधर उधर मस्ती में आ जाता है और उसको झटका लगने लगता है। यूटी में फेल होता है, लेकिन वो उनको मैनिपुलेट कर लेता है पेरेंट्स को। तीसरा, कई बार बच्चे बार बार ट्यूशन चेंज करते रहते हैं, तो या तो ट्यूशन पढ़ो मत, और जब पढ़ो तो एक अच्छा टीचर ढूंढ के उससे बात करके, एडवर्टाइज से, होर्डिंग बाजी से कुछ मत सोचो, टीचर से मिलो। और ये एक बहुत बड़ी बात बता दूं मैं आपको, आजकल एक बहुत बड़ा फैशन चल रहा है डेमो क्लास। डेमो क्लास इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द वर्ल्ड इन टीचिंग फील्ड। डेमो में टीचर वही टॉपिक पढ़ाएगा जो उसको अच्छी तरह आता है, जिसमें वो मास्टरी कर चुका है, जिसको बहुत लाखों बार पढ़ा चुका है, और उस टाइम वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेगा। आप कितने भी क्वेश्चन पूछोगे, हाँ बेटा, ओके बेटा, एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, और जहाँ आपने फीस दी आप गए फिर। तो डेमो में बिल्कुल चक्कर मत पड़िए। डेमो इज लाइक जब आप लड़की देखने जाओगे शादी के लिए, तो उस टाइम जो लड़की बिहेव करेगी या लड़का बिहेव करेगा, दोनों जेंडर, वो होता है डेमो क्लास के चक्कर में पड़िए। तीसरा, आप स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो। चौथा, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो। पांचवा, आप हल्के से लेते हो 11th को। छठा, आपकी 10th की और 9th की कॉन्सेप्ट वीक होती हैं, ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। आपको इस वीडियो में कैसा सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, आपके साथ कौन सी बात हो रही है, ये कमेंट करिएगा।
आप 10th में जो लेना चाहते थे, क्या आपको वो स्ट्रीम मिली है, वो कमेंट करिएगा। क्या आपके स्कूल ने आपको भी मार्क्स देकर स्ट्रीम दी है जबकि आपका इंटरेस्ट कुछ और है? मान लो आपके मार्क्स कम आए हैं लेकिन आपको साइंस नहीं दी गई, आपको आर्ट दे दी या कॉमर्स, जबकि आपका इंटरेस्ट साइंस में है, ये भी कमेंट करिएगा। क्या आप में से ऐसा कोई बच्चा है जो स्ट्रीम अपनी बदलना चाहता है लेकिन स्कूल नहीं बदलने दे रहा है? वो भी कमेंट करिएगा। तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करेगा, स्कूल को फ़ोन करेगा, तुम्हारी स्ट्रीम चेंज करवा देगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। क्या आपको कोई दिक्कत है, आपके पास बुक्स नहीं है, या आप कोई गाइडेंस चाहते हो मुझसे, भैया मैं कैसे पढ़ाई शुरू करूं, या आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं पढ़ाई के बारे में दूसरी, वो भी कमेंट करिएगा। क्या आपके पेरेंट्स आपके मार्क्स से खुश हैं? इस बार तो जनरल प्रमोशन हुआ है। क्या आपके प्री बोर्ड में मार्क्स ठीक थे क्या, या आपके स्कूल ने आपको मार्क्स बहुत कम दे दिए हैं किसी खुन्नस में, किसी बात से? क्या स्कूल प्रिजुडिस था? सारे कमेंट मैं चाहता हूँ आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट। आपका 1 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे, मुझे वीडियो बनाने में 20 मिनट लगे हैं, आप इतना तो कर सकते हो कि मुझे 20 सेकंड दे दो आपने। दोस्तों आपको वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी और सबसे बुरी बात क्या लगी, ये भी कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहते हैं, ये भी कमेंट करना। क्या आपको सही स्ट्रीम मिल गई अपनी मनपसंद, ये भी कमेंट करना। क्या आपने 11th को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है इंस्पाइट ऑफ स्कूल बंद है? क्योंकि स्कूल जैसे ही खुलेंगे झटका लगेगा आपको। तो आप जो भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट ही हमारे लिए अगला फीडबैक होता है। अगर आप व्हाट्सएप करते हो मेरी टीम देखती है, अगर आप कहीं और कुछ भी करते हो, फेसबुक पर कुछ बच्चे मुझे कर देते हैं, इंस्टाग्राम पर मैं वो बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता हूँ, लेकिन यूट्यूब के सारे कमेंट तुम्हारा भाई पढ़ता है, और जरूरत उसको जहाँ मुझे लगता है तो मैं रिप्लाई करता हूँ, या फिर मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और लाइव आकर उसको मैं कर देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो बड़ी है लेकिन बहुत कड़ी है, इसको जरूर देखिएगा दोस्तों। लव यू ऑल द बेस्ट फॉर 11th एंड 12th। आप बहुत कामयाब हो। नमस्कार।